गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। अभी का हमारा टॉपिक है संसद के शीतकालीन सत्र का अवसान। 29 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था और उसे 23 दिसंबर तक चलना था, लेकिन एक दिन पहले ही उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसका कारण रहा लखीमपुर खीरी कांड और विपक्षी सांसदों के निलंबन पर चल रहा सियासी गतिरोध। राज्यसभा में खासतौर पर इसे लेकर हंगामा रहा। इस वजह से उसमें केवल 47% ही कामकाज हुआ, न कि लोकसभा में 82% तक कामकाज हो गया। इस सत्र में 24 दिनों की अवधि में कुल 18 बैठकें हुई, जिनमें 13 विधेयक संसद में पेश किए गए। इनमें से 12 विधेयक लोकसभा में पेश हुए और एक विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ। इन 13 विधेयक में से कुल 12 विधेयक पारित हुए, जिनमें से 11 विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए। वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक को लोकसभा ने तो पारित कर दिया था, लेकिन राज्यसभा उसे पारित नहीं कर सकी। जब विधेयक को राज्यसभा को भेजा गया था तो वहां पारित होने से पहले ही संसद सत्र समाप्त हो गया। अब अनुच्छेद 109(5) के तहत 14 दिनों के बाद इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस अनुच्छेद के तहत वित्त संबंधी विधेयक को राज्यसभा में पारित नहीं होने के बाद भी 14 दिनों की अवधि के बाद पारित मान लिया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद के कुल कितने सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये आपको पता ही होगा कि कौन सा सत्र सबसे लंबा होता है और कौन सा सबसे छोटा होता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि संसद का सबसे लंबे समय तक चलने वाला सत्र कौन सा है और सबसे कम समय में किस सत्र का अवसान हो जाता है। अब हम उन विधेयकों पर चर्चा कर लेते हैं जिन्हें दोनों सदनों ने पारित किया है, जो इम्पोर्टेंट विधेयक हैं, इम्पोर्टेंट बिल्स हैं। सबसे पहला विधेयक जो दोनों सदनों ने पारित किया वो रहा कृषि कानून निरसन विधेयक। शीत सत्र के पहले ही दिन इसे संसद में पेश कर दिया गया था और 3 कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने के लिए इसे लाया गया था। इन कृषि कानूनों को लेकर देश में बहुत बड़ा पंगा चल रहा है। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय तक किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेराव किया हुआ था, आंदोलन पर बैठे थे और उनकी मांग थी कि तीनों ही कानूनों को रद्द किया जाए। सरकार की तरफ से उन्हें समझाने की बहुत कोशिश हुई। तीनों ही कानून के पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे तथ्य दिए गए, बहुत सारे बिंदु दिए गए, लेकिन सरकार भी पहले अड़ी रही उन्हें निरस्त नहीं करने के लिए और किसान अड़े रहे कि उन्हें निरस्त ही किया जाए। अब सत्र से कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार तीनों ही कानून को वापस ले लेगी और संसद के सत्र के पहले ही दिन इस संबंध में विधेयक को पेश किया गया, जिसे दोनों सदनों ने पारित कर दिया। संसद ने पिछले साल 20 और 22 सितंबर को इन कानूनों से संबंधित विधेयकों को पारित किया था। फिर 27 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन विधेयकों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद ये तीनों कानून बन गए थे। अब एक नज़र इन तीनों कानूनों पर डाल लेते हैं और उनकी मोटी मोटी बातें देख लेते हैं कि उनमें प्राविधान क्या थे और किस वजह से किसान और बाकी लोग उनका विरोध कर रहे थे। पहला कानून था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून। इस कानून में किसानों और व्यापारियों को राज्य की APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के तहत रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आज़ादी दी गई थी। इससे किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को बढ़ावा मिलता, लेकिन इसके विरोध में तर्क दिए गए कि इससे राज्य के राजस्व को नुकसान होगा। क्यों होगा? अगर किसान APMC मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो राज्य मंडी फीस नहीं वसूल पाएंगे, तो इससे उन्हें कम रेवेन्यू आएगा। कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला गया तो मंडियों में काम करने वाले कमीशन एजेंटों का क्या होगा? उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे MSP
न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पर अभी भी बहुत बड़ा पंगा चल रहा है, बहस चल रही है। किसान लिखित में गारंटी चाहते हैं कि उसके लिए कानून बने। माना जा रहा था कि अगर ये कानून, तीनों कृषि कानून लागू रहे तो किसानों का कहना था कि धीरे धीरे फिर एमएसपी के जरिए फसल खरीद बंद कर दी जाएगी। मंडियों में व्यापार बंद होने के बाद मंडी ढांचों की ही तरह बनी इनेम जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली, उसका भी क्या होगा? ये भी किसानों का एक सवाल था, जिसका ठोस जवाब सरकार नहीं दे पाई। दूसरा कानून था कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून। इस कानून में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाने का प्राविधान था। इसके तहत किसान कृषि व्यापार करने वाली बड़ी फर्मों, थोक व्यापारियों, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते और पहले से अपनी फसल का दाम तय कर लेते और भविष्य में उस फसल को बेच देते। माना जा रहा था कि जो छोटे किसान हैं, जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है, उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से लाभ होगा। कानून में यह भी था कि अगर दोनों ही पार्टी के बीच कोई विवाद होता है तो उसे एक तय समय में निपटाने के लिए एक तंत्र की स्थापना की जाएगी, जिससे उस विवाद का निपटारा हो जाएगा। इसके विरोध में जो तर्क दिए गए, उनमें सबसे बड़ा यह था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान जब बड़े व्यापारी से या प्रायोजक से खरीद फरोख्त पर चर्चा करेगा तो वो कमजोर रहेगा। छोटे किसानों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो खरीदार उनसे सौदा करना पसंद नहीं करेगा। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ भी है। ऐसा हो सकता था कि बड़ी फर्म या बड़े थोक व्यापारी या निर्यातक बड़े किसानों से ही बात करते, उन्हें ये लगता कि हम एक ही जगह से ज़्यादा फसल खरीद लें, बनाम उसके कि हम 100 किसानों से बात करें जो छोटे किसान हैं। अगर कोई विवाद होता तो उस विवाद की स्थिति में एक बड़ी निजी कंपनी या निर्यातक या थोक व्यापारी प्रोसेसर, उन्हें बढ़त मिलती। अब तीसरा कानून देखते हैं, वो था आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्राविधान था। इसका यह मतलब हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर बड़े व्यापारी, निर्यातक या बड़ी फर्म जितना चाहे इनका भंडारण कर सकते थे। इस कानून से माना जा रहा था कि निजी सेक्टर कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाएगा, क्योंकि कानून बन जाने के बाद उसका डर कम हो जाएगा। और डर इस चीज़ का है कि अभी अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप होता है और वो इन वस्तुओं का भंडारण नहीं कर पाता है। अगर निजी सेक्टर कृषि में निवेश बढ़ाता तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे बढ़ावा मिलता, कोल्ड स्टोरेज बनते और फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण होता। ये जाहिर है कि अगर पैसा आता तो इन सभी को इससे सहायता मिलती। लेकिन इसके विरोध में तर्क जो था कि असाधारण परिस्थितियों में कीमत में फिर ज़बरदस्त इजाफा होगा और जिसे बाद में नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी कंपनियों को फसल को अधिक भंडारण करने की उनकी क्षमता होगी। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि फिर वो कंपनियां किसानों को दाम तय करने पर मजबूर करेंगी। इन तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए लाए गए विधेयक के अलावा बाकी जो विधेयक मुख्य रहे, उनमें एक था बांध सुरक्षा विधेयक। इसमें बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के साथ साथ उनसे जुड़े प्रासंगिक मामलों को रखा गया था। इनमें बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान किया गया था। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक में किराए की कोख या सरोगेसी से जुड़ी महिलाओं को शोषण से बचाने और मनमानी पर लगाम लगाने के लिए प्रावधान किए गए थे। अभी देश में बहुत सारे ऐसे क्लिनिक चल रहे हैं जो कृत्रिम गर्भाधान यानी कि IVF के साथ कई अन्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART का उपयोग कर रहे हैं। इस विधेयक के जरिए इन्हीं का रेगुलेशन किया जाना था। इस विधेयक में ART सेवा से जुड़े सभी पक्षों को कानून के दायरे में लाया जाना था। हर ART क्लिनिक और एग स्पर्म बैंक का पंजीकरण अनिवार्य किया गया था। सरोगेसी विनियमन विधेयक में देश में किराए की कोख या सरोगेसी सेवाओं के नियमन,
सरोगेट माताओं के संभावित शोषण पर रोक लगाने और सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का प्राविधान किया गया। औषधि क्षेत्र में काम कर रहे इंस्टीट्यूट्स को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के लिए, उनमें शोध को बढ़ावा देने के लिए और इस तरह के नए संस्थानों की स्थापना करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन विधेयक लाया गया। इस विधेयक में इन संस्थानों को केंद्रीय निकाय स्थापित करने का अधिकार दिया गया। इस केंद्रीय निकाय को परिषद कहा जाएगा और उसका काम रहेगा फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान और मानकों के रखरखाव के साथ साथ ऐसे प्रत्येक संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ठीक तरीके से कार्य करने के योग्य बनाना। इसके बाद 2 विधेयक लाए गए जिनमें उनसे जुड़े सबसे बड़े अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाने का प्राविधान किया गया। पहला विधेयक था दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक। इस दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत सीबीआई की स्थापना की गई है और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल को वर्तमान में 2 साल से बढ़ाकर 5 साल तक किए जाने का प्राविधान इस विधेयक में किया गया है। एक बार में 1 साल उसका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा और उसे 5 वर्ष तक की अवधि तक विस्तार दिया जा सकेगा। दूसरा विधेयक था केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक। इसमें ईडी के निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किए जाने का प्राविधान किया गया है। सीबीआई के निदेशक और ईडी के निदेशक के कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने के संबंध में सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अब उनसे जुड़े अध्यादेशों के स्थान पर ही इन दोनों विधेयकों को पारित किया गया है। फिर एक विधेयक संसद ने पारित किया, वो था निर्वाचन कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक। विभिन्न स्थानों में एक ही व्यक्ति के कई नामांकन हो जाते हैं। उस तरह की प्रैक्टिस को रोकने के लिए इस विधेयक में मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का प्राविधान किया गया है। इससे वोटर कार्ड के साथ आधार कार्ड जुड़ जाएगा तो पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति कहाँ पर मतदाता सूची में शामिल है। किसी और जगह पर अगर उसे वो है तो एक जगह पर ही उसका नाम रखकर बाकी जगहों से उसका नाम हटा दिया जाएगा। इसके अलावा इस विधेयक में ये भी प्रावधान किया गया है कि मतदाता जब 18 साल का हो जाएगा, कोई भी युवक 18 साल का जब हो जाएगा और उसे मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा तो उसे अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए पूरे साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब साल भर में 4 बार वो अपना वोटर कार्ड बनवा सकता है। अभी तक के प्राविधान के अनुसार ये था कि जनवरी में ही उसकी उम्र की गणना होती थी और जब वो 18 साल पूरे उसके मान लिए जाते थे या हो जाते थे तो जनवरी के बाद फिर उसका वोटर कार्ड बनने के लिए वो योग्य हो जाता था। लेकिन अब जनवरी के साथ साथ अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में भी उसकी उम्र की गणना की जाएगी। विधेयक में मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि मतदाता सूची में शामिल नामों के सत्यापन के लिए आधार नंबर मांगे। हालांकि मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर कार्ड के साथ आधार कार्ड को जोड़ना अनिवार्य नहीं किया गया है। अगर आपके पास कोई वैलिड रीजंस हैं, अगर आप ठोस कारण बताते हैं तो मतदाता पंजीकरण अधिकारी आपसे आपका आधार कार्ड नहीं मांगेगा। अभी सेना या किसी सरकारी नौकरी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों के साथ उनकी पत्नी को सर्विस वोटर माना जाता है। लेकिन अगर कोई महिला सेना या सरकारी नौकरी में काम कर रही है तो उसके पति को सर्विस वोटर के रूप में शामिल नहीं किया जाता। अब इस विधेयक में प्राविधान किया गया है कि पत्नी शब्द की जगह यहाँ पे जीवन साथी शब्द जोड़ा गया है। तो अगर पत्नी अब जॉब कर रही है तो उसके पति को भी सर्विस वोटर के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। ये सभी विधेयक रहे जो संसद के दोनों सदनों ने पारित किए हैं शीतकालीन सत्र में। इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए कि संसद जो इस वीडियो में मैंने आपको बताए, संसद में सत्र जो होते हैं, आपसे सवाल भी पूछा और आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट में बताएंगे सबसे लंबे चलने वाला सत्र कौन सा है, सबसे छोटा सत्र कौन सा रहता है, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में पारित हो चुका कोई वित्त संबंधी विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं होने के बावजूद भी पारित मान लिया जाता है।
अब आपको मैं बताना चाहूँगा अपनी उन किताबों के बारे में जिन्हें हमने मार्केट में लॉन्च किया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी से जुड़ी हुई। उनमें बहुत ही आसान भाषा में सभी विषयों को शामिल किया गया है और बहुत सटीक, सारगर्भित और अप टू डेट जानकारी उनमें दी गई है। सामान्य ज्ञान सार संग्रह जिसमें 25,000 से ज़्यादा तथ्य हैं, और ये कहने के लिए 25,000 से ज़्यादा तथ्य नहीं है, ये गिनकर 25,000 से ज़्यादा तथ्य इसमें रखे गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस टॉपिक के कितने तथ्य इस पुस्तक में सवाल जवाब के रूप में शामिल किए गए हैं। आज ही मुझे पता चला है कि मार्केट में कुछ ऐसी किताबें भी आ गई हैं या आने वाली हैं जिन पर कवर पर तो लिखा हुआ है 50,000 से ज़्यादा तथ्य, और उसमें पेज उतने ही हैं जितने हमारी बुक में 25,000 तथ्यों में खपे हैं। तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि 25,000 तथ्य जितने पेज में आते हैं उनमें 50 कैसे आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें जानकारी कम है और कवर पर वो ज़्यादा लिख दी गई है। तो झूठ के पाँव होते कितने हैं, वो कितनी देर चलेंगे, ये तो मार्केट में जब आपके हाथ में ऐसी किताब आएगी तब आपको भी पता चल जाएगा। छोटे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हम लोगों ने सामान्य ज्ञान सार संग्रह 15,000 को लॉन्च किया है। इसमें किस टॉपिक में कितने तथ्य हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, आप गिन सकते हैं। वो 15,000 से ज़्यादा लिखे हैं तो 15,000 से ज़्यादा ही हैं। आसान भाषा में है, सभी टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं, अप टू डेट जानकारी दी गई है। इन सभी किताबों में दिसंबर 2021 तक के अपडेशन इन किताबों में है। अभी हम लोग इन किताबों पर काम कर रहे हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। सामान्य विज्ञान के लिए अलग से सार संग्रह तैयार किया जा रहा है। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य दिए जाएंगे। सभी तरह के एग्ज़ाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही आसान भाषा में हिंदी बुक लगभग तैयार हो गई है, अगले हफ्ते प्रिंटिंग पर चली जाएगी। मैथ्स भी तैयार है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, ये भी अगले हफ्ते प्रिंटिंग पर चली जाएगी। और रीजनिंग पर भी काम चल रहा है। खास बात यह है कि मैथ्स और रीजनिंग बाइलिंगुअल है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको इसमें सवाल दिए गए हैं, थ्योरी दी गई है। इनमें शॉर्टकट्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है जिससे कम समय में ही आप ज़्यादा सवाल हल कर पाएँ। इनके अलावा हम लोगों ने इंग्लिश में भी जनरल नॉलेज वन लाइनर्स और जनरल साइंस वन लाइनर्स लॉन्च किए हैं। इनफैक्ट इंग्लिश की किताबें हिंदी से पहले ही मार्केट में आ गई थी, ये भी अप टू डेट है। इनमें भरपूर जानकारी आपको दी गई है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आपको पढ़कर हर एक चीज़ समझ में आएगी। यहाँ तक कि साइंस जैसे टफ जो माने जाते हैं टॉपिक, उनको भी इतनी सिंपल लैंग्वेज में रखा गया है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। इन किताबों को आप मार्केट में दुकानों से ले सकते हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आपको कहीं पर किताब मिलने में कोई दिक्कत हो रही है तो इन फ़ोन नंबर्स पर आप पता कर सकते हैं कि किताबें कहाँ मिलेंगी। अगर आप इन किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वितरक बनना चाहते हैं, तो भी आप इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। किसी ऐसे एरिया में रहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये रही आज की वीडियो की सारी बातें। आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे और अच्छी नई वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।